नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी एमटीएस के 13 फरवरी के हम तीनों शिफ्ट का प्रश्न देखने वाले हैं, चाहे वह थर्ड शिफ्ट का हो, सेकंड शिफ्ट का और फर्स्ट शिफ्ट का होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये आपके आने वाले एग्जाम जो बचा हुआ एमटीएस का उसमें आपको काम आएगा, साथ में एसएससी जीडी का हर एक एग्जाम में आपको बहुत काम आने वाला है। इसलिए जो लोग नए हैं सभी लोग देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम थर्ड शिफ्ट के प्रश्न देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, लुई नगाई मुख्य रूप से किस राज्य में मनाए जाने वाला एक प्रमुख बीज बोने वाला त्यौहार। ये मणिपुर में लुई नगाई त्यौहार मनाया जाता है। बात करिए, यह त्यौहार मुख्य रूप से मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्र में नागा जनजाति जैसे तांगकुल, रोगमई और माओ जनजाति द्वारा मनाया जाता है। यह प्रत्येक वर्ष 14 से 15 फरवरी के आसपास मनाया जाता है। इसका उद्देश्य बीज बोने के समय अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करना और संस्कृति का प्रदर्शन करना है। मणिपुर के अन्य प्रमुख त्योहार में बात करें, याओ स्वांग, निंगोल चाकोबा पारिवारिक भाई बहन का मिलन का त्यौहार है, साजिब चेरोबा जो नववर्ष का त्यौहार है, लाई हरोबा जो देवताओं के उत्सव का त्यौहार है और कांग शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द पेंटर ऑफ साइंस यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। आर के नारायण का द्वारा द पेंटर ऑफ साइंस पुस्तक लिखा गया है। बात करें आर के नारायण की अन्य प्रसिद्ध पुस्तक में स्वामी एंड फ्रेंड्स और द गाइड हो जाएगा। द गाइड के लिए आर के नारायण को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनकी प्रसिद्ध कहानियों का संग्रह मालगुडी डेज भी आर के नारायण द्वारा लिखा गया है। भारतीय भाषाओं का पहला आधिकारिक भाषाई सर्वेक्षण लिंग्विस्टिक सर्वे कब हुआ था। 1894 में हुआ था। यह सर्वेक्षण सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के नेतृत्व में किया गया था और इसे लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। यह सर्वेक्षण का प्रस्ताव 1886 में वियना कांग्रेस में रखा गया था। यह सर्वेक्षण का लगभग 30 वर्षों तक चला था और यह 1928 में पूरा हुआ था। ग्रियर्सन ने भारत में 179 भाषाओं और 544 बोलियों की पहचान किया था। यह कुल कार्य 11 खंड में प्रकाशित हुआ था और आज भी भारतीय भाषा विज्ञान के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उमेश चंद्र बनर्जी किसके पहले अध्यक्ष थे। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 में एओ हुम द्वारा किया गया था। कांग्रेस का पहला अधिवेशन दिसंबर 1885 में बॉम्बे यानी वर्तमान मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में आयोजित किया गया था। पहले सत्र में कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। WC बनर्जी पेशे से एक सफल बैरिस्टर थे और उन्होंने 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। पहला अधिवेशन 1885 और 8वां सत्र 1892 में इलाहाबाद प्रयागराज में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रीक भारतीय कला को अन्य किस नाम से जाना जाता है। गांधार कला के नाम से जाना जाता है। गांधार कला शैली का विकास प्राचीन भारत के उत्तर पश्चिम एशिया वर्तमान पेशावर अफगानिस्तान में हुआ था। यह भारतीय और गैर और यूनानी कला का एक अनूठा मिश्रण है, जिसे ग्रीक बौद्ध कला या इंडो ग्रीक कला भी कहा जाता है। कुषाण वंश के शासक विशेषकर सम्राट कनिष्क के काल में इस कला शैली के सबसे अधिक प्रोत्साहन मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा रेसलिंग यानी कुश्ती के प्रमुख प्रकार है। यह एक इंडो रोमन है, ये गलत हो जाएगा। इसमें फ्री स्टाइल का प्रयोग किया था। ये जो है रेसलिंग यानी कुश्ती के प्रमुख प्रकार है, नहीं केवल इसमें दूसरा कथन सही है। कुश्ती का दूसरा मुख्य प्रकार ग्रीको रोमन होता है, न कि इंडो रोमन होता है। फ्री स्टाइल कुश्ती एक वैश्विक और ओलंपिक प्रकार है जिसमें पहलवान अपने प्रतिद्वंदी को चित करने के लिए हाथों और पैरों दोनों का उपयोग कर सकते हैं और प्रतिद्वंदी की टांगों को भी पकड़ सकते हैं। ग्रीको रोमन शैली में पहलवान केवल अपने शरीर के ऊपरी हिस्से यानी कमर से ऊपर का उपयोग कर सकते हैं और इसमें प्रतिद्वंदी की टांगों को पकड़ना या अपनी टांगों का उपयोग करना वर्जित है। भारत का अधिकांश ओलंपिक पदक विजेता जैसे बजरंग पुनिया और रवि दहिया फ्री स्टाइल श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईमा कैथल या मदर्स मार्केट जो दुनिया का एकमात्र ऐसा बाजार है जो पूरी तरह से महिलाओं द्वारा संचालित है, यह कहाँ अवस्थित है। ये इम्फाल मणिपुर में है। यह बाजार मणिपुर के इम्फाल में स्थित और यह महिलाओं द्वारा संचालित होने के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टोडा भाषा का संबंध निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। तो सबसे पहला यहाँ दिया गया, यह एक लुप्त प्राय यानी
एंडेंजर्ड भाषा है, बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा बात करें, यह एक प्रोटो दक्षिण द्रविड़ भाषा है, दोनों कथन सही हो जाएगा। यूनेस्को के अनुसार टोडा भाषा को गंभीर रूप से लुप्त प्राय श्रेणी में रखा गया क्योंकि इसमें बोलने वाले लोगों की संख्या बहुत कम बचा हुआ है। यह मुख्य रूप से तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ी में रहने वाले टोडा जनजाति द्वारा बोला जाता है। भाषा विज्ञान के दृष्टि से टोडा द्रविड़ भाषा परिवार का सदस्य है और इसे प्रोटो दक्षिण द्रविड़ समूह से संबंधित माना जाता है। इस भाषा में ध्वनि की जटिलता बहुत अधिक होता है और इसे अन्य द्रविड़ भाषाओं जैसे तमिल या कन्नड़ से अलग अलग विशिष्ट बनाता है। गंडक नदी निम्नलिखित में से किस नदी की ट्रिब्यूटरी नदी या सहायक नदी है? गंगा के सहायक नदी है। गंडक नदी का उद्गम नेपाल हिमालय में नबाइन हिमालय ग्लेशियर से होता है। नेपाल में इसे शालिग्राम और मैदानी इलाकों में नारायणी के नाम से जाना जाता है। यह बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में भारत में प्रवेश करता है और अंततः पटना के निकट सोनपुर हाजीपुर में गंगा नदी के बाएं तट पर मिल जाता है। यह गंगा की प्रमुख बाएं तट की सहायक नदियों में से एक है। इस नदी पाए जाने वाले विशेष काले पत्थर को शालिग्राम के रूप में पूजा जाता है। गंडक परियोजना भारत, बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल की एक संयुक्त सिंचाई जिसका मुख्य केंद्र वाल्मीकि नगर है। बात करें वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान गंडक नदी के किनारे स्थित है। प्रसिद्ध सोनपुर मेला भी इसी नदी के गंगा के संगम स्थल पर आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्तीय विधेयक यानी फाइनेंशियल बिल के बारे में विशेष उपबंध संबंधित है? अनुच्छेद 117 संबंधित है। अनुच्छेद 117 वित्त विधेयक के लिए विशेष प्रक्रिया निर्धारित करता है। वित्त विधेयक वे विधेयक होते हैं जो न केवल कर लगाने या धन खर्च करने यानी अनुच्छेद 110 के विषय से संबंधित होते हैं बल्कि सामान्य कानून के विषय से भी जुड़े होते हैं। अनुच्छेद 117 फर्स्ट के तहत उन वित्त विधेयकों को राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना पेश नहीं किया जा सकता और वे केवल लोकसभा में पेश किए जाते हैं। अनुच्छेद 117(3) में उन विधेयकों से संबंधित जिनमें भारत की संचित निधि से व्यय शामिल होते हैं लेकिन वे अनुच्छेद 110 के अंतर्गत नहीं आते हैं। महत्वपूर्ण अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 110 में मनी बिल यानी धन विधेयक से संबंधित है। अनुच्छेद 112 बजट यानी वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बास्केटबॉल खेल को नियंत्रित करने वाली आधिकारिक संस्था कौन है? FIBA है। FIBA का पूर्ण रूप फेडरेशन इंटरनेशनल डी बास्केटबॉल है। यह विश्व स्तर पर बास्केटबॉल के नियमों को निर्धारित करता है और बास्केटबॉल विश्व कप ओलंपिक टूर्नामेंट का संचालन करता है। फीबा की स्थापना 18 जून 1932 को हुआ था। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के मेस में स्थित है। अन्य खेल के नियामक संस्था की बात करें तो फीफा फुटबॉल की वैश्विक नियामक संस्था है। ICC अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की नियामक संस्था है। FIVB की बात करें वॉलीबॉल की वैश्विक नियामक संस्था है। सार्क का हेड क्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ अवस्थित? ये काठमांडू नेपाल में है। सार्क का पूर्ण रूप साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश के ढाका में किया गया था। इसका सचिवालय ने मुख्यालय 16 जनवरी 1987 को काठमांडू नेपाल में स्थापित किया गया था। इसका उद्घाटन नेपाल के तत्कालीन राजा वीरेंद्र वीर विक्रम शाह द्वारा किया गया था। वर्तमान में सार्क के 8 सदस्य देश हैं। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान 2007 में सार्क में शामिल हुआ था। सार्क के मुख्य उद्देश्य दक्षिण एशिया के लोगों को कल्याण को बढ़ावा देना, आर्थिक विकास में तेजी लाना और सामाजिक सांस्कृतिक विकास को प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारतीय अंतरिक्ष विभाग की स्थापना किस वर्ष में किया गया था? 1972 में किया गया था। बात करें भारत सरकार ने अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के लिए जून 1972 में अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग की स्थापना किया था। सितंबर 1972 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत लाया गया था। अंतरिक्ष विभाग का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित था और इसका नेतृत्व सीधे भारत के प्रधानमंत्री के अधीन होता है। इसरो के अध्यक्ष आमतौर पर अंतरिक्ष विभाग के सचिव भी होते हैं। बात करें 1962 में इस वर्ष परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत इनको एस्पायर यानी इसरो के पूर्ववर्ती रूप की स्थापना किया गया था। 1969 में 15 अगस्त 1969 को इनको एस्पायर को पुनर्गठित करके इसरो का गठन किया गया था। 1975 में इस वर्ष भारत ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट सफलतापूर्वक लॉन्च किया था।
भारत में स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति की घोषणा किस वर्ष में किया गया था? अप्रैल 2000 में किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य निर्यात को बढ़ावा देना, विदेशी निवेश आकर्षित करना और रोजगार के लिए अवसर प्रदान करना था। एसीजेड नीति से पहले भारत में ईपीजेड निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र मॉडल प्रचलित था। एशिया का पहला ईपीजेड 1965 में कांडला गुजरात में स्थापित किया गया था। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 में पारित किया गया था, जो 10 फरवरी 2006 से प्रभावी हुआ था। एसीजेड एक ऐसा क्षेत्र है जहां व्यापार और शुल्क संबंधी कानून देश के बाकी हिस्सों से अलग और अधिक उदार होते हैं और इन क्षेत्रों को विदेशी क्षेत्र की तरह माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अफ्रीका में एमपॉक्स वैक्सीन के उपयोग की पहली आधिकारिक स्वीकृति और प्री क्वालिफिकेशन किसके द्वारा दिया गया था? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के द्वारा दिया गया था। 13 सितंबर 2024 को WHO द्वारा पहली बार एमपॉक्स के लिए आधिकारिक स्वीकृति प्रदान किया गया था। यह कदम विशेष रूप से अफ्रीका में तेजी से फैल रहे एमपॉक्स प्रकोप को नियंत्रित करने के लिए उठाया गया था। स्वीकृत होने वाली पहली वैक्सीन डेनिश कंपनी बेरियन नॉर्डिक द्वारा निर्मित MVA-BN, जिसे जेनियोस के नाम से भी जाना जाता है। नवंबर 2024 में जापान की LC-6M8 वैक्सीन को भी WHO की आपातकालीन उपयोग सूची में शामिल किया गया है। वैक्सीन का निर्माता डेनमार्क की फार्मास्यूटिकल कंपनी वेबरेन नॉर्डिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राचीन भारत में हिरण्यगर्भ अनुष्ठान करने के लिए किसकी सहायता आवश्यक होता है? ब्राह्मण की आवश्यकता आवश्यक है। हिरण्यगर्भ का शाब्दिक अर्थ गोल्डन वर्म या स्वर्ण गर्भ होता है। यह एक विशिष्ट धार्मिक अनुष्ठान था जिसे प्राचीन और मध्यकालीन भारत के राजाओं द्वारा किया जाता था। इसका उद्देश्य उन शासकों के क्षत्रिय का दर्जा दिलाना था जो जन्म से क्षत्रिय नहीं थे। मान्यता था कि ब्राह्मणों की सहायता से इस अनुष्ठान को पूरा करने के बाद कर्ता का पुनर्जन्म एक क्षत्रिय के रूप में माना जाएगा, भले वह किसी भी जाति का हो। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंतेदुर्ग ने 8वीं शताब्दी में महाराष्ट्र के एलोरा में यह अनुष्ठान करवाया था। उन्होंने चालुक्य राजा को हराने के बाद अपनी सत्ता को वैध बनाने और क्षत्रिय का दर्जा प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणों की मदद से हिरण्यगर्भ यज्ञ करवाया था। तापमान यानी टेम्परेचर मापने के लिए मुख्य रूप से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? थर्मामीटर का प्रयोग होता है। तापमान को आमतौर पर डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट या केल्विन में मापा जाता है। बैरोमीटर की बात करें, वायुमंडलीय दबाव को मापता है, जो मापने के लिए इसका उपयोग होता है। हाइग्रोमीटर से हवा में आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी या नमी मापने के लिए उपयोग होता है। एनीमोमीटर से हवा की गति को मापा जाता है। थिएटर 2 मुख्य रूप से किस राज्य में किए जाने वाले एक पारंपरिक अनुष्ठानिक लोक नृत्य? ये केरल में किया जाता है। थिएटर 2 मुख्य रूप से ये केरल में होता है। थिएटर 2 केरल राज्य का एक प्रसिद्ध पारंपरिक अनुष्ठानिक लोक नृत्य है। भारत की 6वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य या फिर उद्देश्य क्या था? गरीबी निवारण और रोजगार सृजन करना था। 6ठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1980 से 85 तक था। इसका प्राथमिक उद्देश्य गरीबी को कम करना और बेरोजगारी को दूर करने के लिए आर्थिक विकास दर में वृद्धि करना था। इस योजना के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू किए गए थे। IRDP यानी एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण। NREP राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, यह योजना आर्थिक रूप से सफल रही था क्योंकि इसमें 5.2% के साथ विकास के लक्ष्य के मुकाबले 5.7% की वास्तविक वृद्धि हासिल किया था। इसी योजना के दौरान 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की यानी कृषि क्षेत्र के लिए मदद के लिए बैंक की स्थापना किया गया था। मुगलों से पराजित होने के बाद उनके अधीनस्थ स्वीकार करने वाले वे राजपूत शासक कौन थे जिन्होंने उनकी पैतृक भूमि यानी जमीन वतन जागीर के रूप में वापस लौटा दिया गया था? कछवाहा राजपूत हो जाएगा। कछवाहा राजपूतों ने अकबर की अधीनता स्वीकार किया और बदले में अपनी पैतृक भूमि आमेर को वतन जागीर के रूप में वापस प्राप्त किया था। घर्षण बल यानी फ्रिक्शन फोर्स की दिशा सदैव किस ओर होता है? वस्तु गति विपरीत दिशा में होता है। घर्षण एक विरोधी बल होता है जो दो सतहों के बीच होने वाले सापेक्ष यानी गति रिलेटिव मोशन का विरोध करता है। यह बल हमेशा उन दो सतहों के संपर्क तल के समांतर और गति के ठीक विपरीत दिशा में लगता है। उदाहरण के लिए यदि कोई वस्तु दाहिनी ओर गति कर रहा है तो घर्षण बल बाईं ओर कार्य करेगा। प्रसिद्ध संस्कृत नाटक रत्नावली की रचना किसके द्वारा किया गया था?
सम्राट हर्षवर्धन के द्वारा किया गया था। सम्राट हर्षवर्धन वर्धन राजवंश के सबसे महान शक्तिशाली शासक में माने जाते हैं। रत्नावली 4 अंकों का एक संस्कृत नाटिका है जो राजा उदयन और रत्नावली यानी सिंघल की राजकुमारी की प्रेम कहानी पर आधारित है। हर्षवर्धन द्वारा रचित अन्य प्रसिद्ध संस्कृत नाटक प्रियदर्शिका और नागानंद है। हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट थे जिन्होंने हर्षचरित यानी हर्ष की जीवनी और कादम्बरी की रचना किया है। अन्य नाटक और उनके रचयिता की बात करें, अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूतम के लेखक कालिदास है। उत्तर रामचरित के लेखक भवभूति है। ब्लड प्रेशर यानी रक्तदाब मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग होता है? स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। रक्तचाप को आमतौर पर mmHg यानी मिली मरकरी में मापा जाता है। एक स्वस्थ वयस्क का सामान्य रक्तचाप 120/80 mmHg होता है। ऊपर की संख्या 120 सिस्टोलिक दबाव को दर्शाता है जो हृदय के धड़कते समय ध्वनि को दबाव को दर्शाता है। नीचे की संख्या 80 डायस्टोलिक दबाव को दर्शाता है जो धड़कनों के बीच हृदय के आराम करने के समय के दबाव को दर्शाता है। अन्य चिकित्सीय उपकरण और टेस्ट की बात करें, स्टेथोस्कोप हृदय की धड़कन और फेफड़ों की आवाज़ सुनने के लिए उपयोग किया जाता है। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हृदय की विद्युत गतिविधि यानी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की जांच करने और हृदय रोगों को पता लगाने के लिए किया जाने वाला एक टेस्ट है। भारतीय साधारण बीमा निगम यानी जीआईसी की स्थापना 1 जनवरी को किस वर्ष में किया गया था? 1973 में किया गया था। भारत सरकार ने 1972 में साधारण बीमा व्यवसाय यानी राष्ट्रीयकरण अधिनियम GIBA पारित किया गया था जिसके माध्यम से भारत में चल रही 107 बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। GIC को 22 नवंबर 1972 को एक कंपनी के रूप में शामिल किया गया लेकिन संपूर्ण रूप से अपना कार्य 1 जनवरी 1973 से शुरू किया था। शुरुआत में GIC के पास 4 सहायक कंपनी था, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। वर्ष 2000 के बाद GIC को भारत के एकमात्र पूर्ण बीमा री इंश्योरेंस कंपनी के रूप में अधिसूचित किया गया और इसकी 4 सहायक कंपनी को स्वतंत्र बना दिया गया। 1956 में भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना किया 1 सितंबर 1956 को किया गया। 1999 में बीमा क्षेत्र के नियामक IRDAI बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण की स्थापना इसी वर्ष हुआ था। अब चलिए 13 फरवरी के सेकेंड शिफ्ट के सभी प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी के तस्वीर वाला पहला भारतीय बैंक नोट किस वर्ष में प्रकाशित किया गया था? 1969 में प्रकाशित हुआ था। महात्मा गांधी की 100वीं जयंती के अवसर पर ₹100 के स्मारक नोट पर उनकी तस्वीर पहली बार आया था। 1987 में 500 रुपये के नोट पर गांधी जी का चित्र छपा गया था। 1996 में महात्मा गांधी सीरीज के नोटों को पूरी तरह से लागू किया गया जिन्होंने अशोक स्तंभ वाली सीरीज की जगह लिया था। 1873 में पहली सिंह सभा की स्थापना किस शहर में हुआ था? अमृतसर में हुआ था। यह पहली सिंह सभा 1 अक्टूबर 1873 को अमृतसर में अकाल तख्त के पास हुआ था। इसका उद्देश्य सिख धर्म को पुनर्जीवित करना है, शिक्षा को बढ़ावा देना और ईसाई मिशनरी प्रभाव को मुकाबला करना था। इसके संस्थापक ठाकुर सिंह सिंधावालिया और ज्ञानी गेंद सिंह सचिव थे। अर्थशास्त्र में उदारीकरण का अर्थ क्या होता है? अर्थव्यवस्था में सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध और नियमों को कम करना जिसके बदले निजी संगठनों की भागीदारी बढ़ाया जाता है। संक्षेप में उदारीकरण का अर्थ है आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबंधों को हटाना। भारत में 1991 में नई आर्थिक नीति LPG मॉडल, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन अपनाने के बाद उदारीकरण आया जिसे निजी क्षेत्रों को कम प्रतिबंधों के व्यावहारिक लेनदेन करने की अनुमति मिला और विदेशी कंपनियों व निवेशों के लिए आर्थिक सीमाएं खुल गया। रिलायंस और गूगल ने किस शहर में एक समर्पित AI क्लाउड क्षेत्र स्थापित करने के लिए साझेदारी किया है? जामनगर, गुजरात में किया है। इस साझेदारी का फोकस ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन एनर्जी और जियो एडवांस्ड नेटवर्क पर है। इसका उद्देश्य भारत के AI रेगुलेशन को गति देने के लिए AI फॉर ऑल पहल करना है। 10वें रायसीना डायलॉग 2025 नई दिल्ली में मुख्य अतिथि कौन थे? न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन थे। इस डायलॉग का थीम काल चक्र, पीपल, पीस एंड प्लेनेट था। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली में 17 से 19 मार्च 2025 तक किया गया था। भारत के राष्ट्रपति और महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किस सदन में प्रथम बार पेश किया जा सकता है? संसद के किसी सदन में पेश किया जा सकता है, लोकसभा या राज्यसभा, कोई में।
इसकी प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में दिया गया है। प्रस्ताव लाने वाले सदन 1/4 सदस्य के हस्ताक्षर और 14 दिन का नोटिस आवश्यक है। सदन की कुल सदस्यता को कम से कम 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, डिस्प्ले शब्द का पर्यायवाची यानी सिनोनिम पूछा गया था। तो डिस्प्ले की बात करें तो एग्जिबिट हो जाएगा, ये एंटोनिम नहीं बल्कि हमें सिनोनिम पूछा गया था। ये सभी हिंदी में टाइप हो चुका है, बाकी सभी इंग्लिश का प्रश्न है। डिस्प्ले का अर्थ है किसी चीज़ को ऐसी जगह पर स्थायी रूप से प्रदर्शित करना जहां से उसे आसानी से देखा जा सके। एग्जिबिट का भी समान अर्थ होता है। यह विशेष रूप से सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए वस्तु या रुचि को खुले तौर पर प्रकट करने या प्रदर्शित करने को संदर्भित करता है। इंस्टॉल शब्द का विलोम यानी एंटोनिम पूछा गया था। इंस्टॉल का रिमूव हो जाएगा यानी हटाने से संबंधित हो जाएगा। इंस्टॉल का मतलब होता है किसी चीज़ को स्थापित करना या लगाना, जबकि रिमूव का मतलब होता है उसे हटाना। सीन गार्ड उपकरण का उपयोग मुख्य रूप से किस खेल में किया जाता है? फुटबॉल में किया जाता है। बात करें फुटबॉल के अलावा इनका उपयोग हॉकी और क्रिकेट में फील्डर के लिए भी होता है और बेसबॉल जैसे खेल में सुरक्षा के लिए किया जाता है। यह खेल के दौरान होने वाली टक्करों और चोटों से पैरों की हड्डी को बचाने में मदद करता है। भारत की जनगणना के अनुसार किस शहर को क्लास 1 शहर की श्रेणी में रखने के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितना होना चाहिए? 1 लाख और उससे अधिक होना चाहिए। बात करें क्लास 2 श्रेणी 50,000 से 99,999 हो जाएगा। क्लास 3 श्रेणी में 20,000 से 49,999। क्लास 4 श्रेणी 10,000 से 19,999। क्लास 5 श्रेणी 5,000 से 9,999 और क्लास 6 श्रेणी 5,000 से कम हो जाएगा। 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली दुनिया की एकमात्र महिला का नाम क्या है? मैरी क्यूरी है, जैसे मैडम क्यूरी भी कहा जाता है। 1903 में उन्हें रेडियोधर्मिता पर काम करने के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था और 1911 में उन्हें रेडियम और पोलोनियम की खोज के लिए रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। भारत के किन राज्यों में मुख्य रूप से उराली भाषा बोली जाती है? केरल और तमिलनाडु में बोला जाता है। उराली भाषा मुख्य रूप से भारत के दक्षिण राज्यों जैसे केरल तमिलनाडु के पहाड़ी इलाकों में बोला जाता है। यह उराली जनजाति की भाषा और अक्सर द्रविड़ भाषा इरोला की एक बोली के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। केरल में यह खासकर इडुक्की जिला और वायनाड जिले में बोला जाता है, जबकि तमिलनाडु में इरोड और नीलगिरी की पहाड़ी में बोला जाता है। मगध मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। मौर्य वंश की स्थापना 322 ईसा पूर्व में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य उनके सहायक और मेंटोर चाणक्य ने विष्णुगुप्त कौटिल्य ने सहायता प्रदान किया था। उन्होंने नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित किया था और मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्र था। हालांकि इससे पहले राजगीर भी राजधानी था। राजस्थान के किस किले को लोहागढ़ यानी आयरन फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, जिसे अंग्रेज कभी जीत नहीं पाए? भरतपुर का किला को कहा जाता है। इस किले का निर्माण 18वीं शताब्दी यानी 1773 में जाट राजा महाराजा सूरजमल ने किया था। इसे भारत का एकमात्र अजय दुर्ग माना जाता है क्योंकि ब्रिटिश सेना ने इसे 13 बार जीतने की कोशिश की लेकिन असफल रहे। किले की बाहरी दीवार मिट्टी की बनी थी जो तोप के गोले को अपने अंदर सोख लेता था, जिससे किले का कोई नुकसान नहीं होता था। किले का मुख्य प्रवेश द्वार अष्ट धातु का बना है, जिसे महाराजा जवाहर सिंह दिल्ली विजय के दौरान लाल किले से लाए थे। कार्य की गणना करने का सही सूत्र क्या होता है? W बराबर F इन मल्टीप्लाई D होता है। कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन हो जाएगा। खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 का दूसरा चरण कहाँ आयोजित किया गया था? गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में हुआ था। खेलो इंडिया विंटर गेम 2 चरण में आयोजित हुआ था। पहला चरण लेह लद्दाख जो 23 से 27 जनवरी 2025 तक, जिसमें मुख्य रूप से आइस हॉकी और आइस स्केटिंग जैसे आई स्पोर्ट शामिल थे। दूसरा चरण गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में 9 से 12 मार्च 2025 तक आयोजित किया गया था। शुरुआत में यह फरवरी के लिए निर्धारित था, लेकिन बर्फ की कमी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। एंटरप्रेन्योर का सही वर्तनी क्या हो जाए? स्पेलिंग एरर पूछा गया था। तो ENTREPRENEUR एंटरप्रेन्योर का सही स्पेलिंग हो जाएगा। द वाइट ऑफ विष्णु पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? अश्विनी सांघी के द्वारा द वाइट ऑफ विष्णु लिखा गया है।
अहमद शाह अब्दाली ने मुगलों में से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर कब्जा किया था? पंजाब पर कब्जा किया था। बात करें अहमद शाह अब्दाली ने 1748 और 1767 के बीच भारत पर कई बार आक्रमण किया। 1752 में मुगल बादशाह अहमद शाह बहादुर ने दिल्ली को आक्रमण से बचाने के लिए औपचारिक रूप से पंजाब और मुल्तान अब्दाली को सौंप दिया। अब्दाली ने अवध पर कब्जा नहीं किया था। अवध का नवाब शुजाउद्दौला वास्तव में अहमद शाह अब्दाली का सहयोगी था और पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों के खिलाफ उसने साथ दिया था। खेलों में डोपिंग की प्रथा ऐतिहासिक रूप से कहाँ पर शुरू हुआ था? प्राचीन ग्रीस यानी एशियंट ग्रीस में हुआ था। डोपिंग शब्द की उत्पत्ति डच शब्द ग्रुप से हुआ है। आधुनिक खेल में पहला प्रतिबंध 1928 में एथलेटिक्स में IAAF द्वारा लगाया गया था। ओलंपिक में पहली बार डोपिंग परीक्षण 1968 में हुआ था। भारत के निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वोत्तर राज्य टर्शियरी कोयला के प्राथमिक उत्पादक है जो उच्च सल्फर सामग्री के लिए जाने जाते हैं? असम और मेघालय जाने जाते हैं। यह कोयला मुख्य रूप से असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड पाया जाता है। यह युवा कोयला होता है जिसे अक्सर ब्राउन कोयले के रूप में संदर्भित किया जाता है। इसमें उच्च नमी और कम राख सामग्री होता है, लेकिन महत्वपूर्ण रूप से बहुत उच्च सल्फर सामग्री होता है जिसे वह धातु कर्म उपयोग के लिए कम आदर्श होते हैं। असम में माकुम कोयला क्षेत्र एक प्रमुख टर्शियरी कोयला स्थल है। अब चलिए 13 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट के सभी प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। बात करें, उन्होंने 15 अगस्त 1947 से 13 मई 1952 तक इस पद पर कार्य किए थे। बलदेव सिंह ने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पहले मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया था और 1947-48 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान देश का नेतृत्व भी किए थे। अंतरिम सरकार 1946 में भी बलदेव सिंह का रक्षा मंत्री थे। यह भी याद रखना महत्वपूर्ण है कि भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीम अम्बेडकर थे। वेलकम टू पैराडाइज नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? इस पुस्तक के लेखिका ट्विंकल खन्ना है। बात करें, यह किताब अकेलेपन, दिल टूटने और धोखे जैसे मानवीय अनुभवों पर आधारित है। इसमें द मैन फ्रॉम द गैरेज, लेट्स प्रिंटेड और जेली स्वीट जैसे कहानी शामिल है। ट्विंकल खन्ना की अन्य प्रसिद्ध पुस्तकें मिसेज फनी बोन्स, द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद और पायजामाज और फॉरगिविंग भी है। हैंडबॉल मैच की मानक अवधि वयस्कों के लिए कितना होता है? हैंडबॉल मैच में 30-30 मिनट के 2 हाफ होते हैं। इस प्रकार कुल 60 मिनट का होता है। मैच के हाफ टाइम के दौरान 10 से 15 मिनट का ब्रेक होता है। 16 वर्ष से अधिक उम्र के खिलाड़ी के लिए यह नियम लागू होता है। थॉमस कप पुरुष बैडमिंटन टीम चैंपियनशिप पहली बार किस वर्ष आयोजित किया गया था? थॉमस कप पहली बार 1949 में आयोजित किया गया था। इसका उद्घाटन सत्र 1948-49 के दौरान हुआ था, जिसका फाइनल 1949 में खेला गया था। इस कप के पहले विजेता मलाया, जो अब मलेशिया के नाम से जाना जाता है। यह एक द्विवार्षिक आयोजन है, जिसका अर्थ है कि यह हर 2 साल में एक बार होता है। इसके संस्थापक सर जॉर्ज एलन थॉमस है। वेलकली नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ये केरल का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। बात करें, यह नृत्य नर्तकियों द्वारा ढाल और तलवार लेकर किया जाता है, जो महाकाव्य लड़ाइयों का प्रदर्शन करते हैं। यह मुख्य रूप से त्रिवेंद्रम के मंदिर में प्रसिद्ध है। सोनल मानसिंह निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के प्रतिपादक है? ये भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों नृत्य के प्रतिपादक है। बात करें, उन्होंने भारतीय शास्त्रीय नृत्य में उनके योगदान के लिए 1992 में पद्म भूषण, 2003 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। वह पद्म विभूषण पाने वाली पहली भारतीय महिला नर्तकी है। 2018 में उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा सदस्य के रूप में भी नामित किया गया था। इंडिया गेट की ऊंचाई कितना है? इसकी ऊंचाई 138 फीट या 42 मीटर है। यह नई दिल्ली केंद्र में स्थित और आर्क डी ट्रायम्फ की तरह एक चौराहा है। इंडिया गेट का असली नाम अखिल भारतीय युद्ध स्मारक है, जिसे बाद में इंडिया गेट के नाम से जाना जाने लगा। दिल्ली में अन्य प्रमुख गेटों में कश्मीरी गेट, अजमेरी गेट और लाहौरी गेट है। तुर्कमेनिघाट गेट और मोरी गेट शामिल है। यह भी कहा जाता है कि दिल्ली के निर्माण के समय इसमें 52 द्वार थे, लेकिन आज केवल 13 ही बचे हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल नहीं है? इंडिया गेट यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल नहीं है। इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित दोनों ही भारत के प्रमुख राष्ट्रीय स्मारक है, लेकिन वे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में नहीं है, क्योंकि वे सूचीबद्ध होने के मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं। इनमें से कौन सा त्यौहार फाल्गुन के महीने मनाया जाता है?
होली का त्यौहार फाल्गुन के महीने मनाया जाता है। महाशिवरात्रि फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। आमलकी एकादशी, जिसे रंग भरी एकादशी भी कहते हैं, भगवान विष्णु को समर्पित है। फुलोरा दूज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मनाया जाता है, जो मुख्य रूप से मथुरा और वृंदावन में प्रसिद्ध है। ये सभी त्यौहार भारतीय हिंदू कैलेंडर के अनुसार फाल्गुन मास में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस आंग्ल मराठा युद्ध में मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय को हराया गया था और पेशवा के पद को समाप्त कर दिया गया? यह घटना तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817-18 में हुआ था। इस युद्ध के बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। अंग्रेजों ने पेशवा के पद को समाप्त कर उन्हें बिठूर यानी अब कर्नाटक में पेंशन पर भेज दिया। इससे मराठा साम्राज्य का लगभग अंत हो गया। पृथ्वी हर वस्तु को अपनी ओर किस बल के कारण खींचता है? पृथ्वी हर वस्तु को अपनी ओर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण खींचता है। पृथ्वी के विशाल द्रव्यमान यानी मास के कारण उत्पन्न यह गुरुत्वाकर्षण बल हर वस्तु को उसके केंद्र की ओर खींचता है, जिसे हम भार के रूप में अनुभव करते हैं। इसी बल के कारण वस्तु नीचे गिरती है और ग्रह सूर्य के चारों परिक्रमा करते हैं। टिंडल प्रभाव किस प्राकृतिक घटना में देखा जाता है? टिंडल प्रभाव घने जंगल के वितान से गुजरता है, जो सूर्य के प्रकाश सनलाइट पासिंग थ्रू डेंस फॉरेस्ट कैनोपी में देखे जाते हैं। टिंडल प्रभाव को कोलाइड करने द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन स्कैटरिंग को कहते हैं। जंगल के कोहरे मौजूद पानी की बूंदे प्रकाश को बिखेर देते हैं, जिससे प्रकाश का मार्ग अस्पष्ट दिखाई देता है। अन्य उदाहरण में बात करें तो धुएं से भरे कमरे में छिद्र से प्रकाश का आना और दूर से प्रकाश का प्रकीर्णन शामिल है, जहाँ प्रकाश एक कोलाइड घोल से गुजरता है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग या ऊतक जीवित या मृत अवस्था में दान किए जा सकते हैं? अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो और कॉर्निया दोनों ही जीवित या मृत अवस्था में दान किए जा सकते हैं। अस्थि मज्जा हड्डियों के अंदर एक स्पंजी पदार्थ है जो रक्त कोशिकाएं बनाता है, और इसे दाता के जीवित रहते हुए भी दान किया जा सकता है। कॉर्निया आँख की बाहरी पारदर्शी परत है, जिसे केवल मृत्यु के बाद ही दान किया जा सकता है, जो दृष्टिहीनता को दूर करने में सहायक है। संक्षेप में अस्थि मज्जा के दान से रक्त विकार का इलाज संभव है और कॉर्निया के दान से दृष्टि वापस आ सकता है। रेसिलियंस का हमें सही स्पेलिंग बताना था, तो रेजिलियंस का RESILIENC करेक्ट हो जाएगा। रेजिलियंस का अर्थ होता है मुसीबत से उबरने की क्षमता या कठिनाइयों से जल्दी ठीक होने की क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इट वाज अ ग्रेट प्लेजर डैश हिम टू हियर टू स्टोरी ऑफ योर सक्सेस। उपयुक्त प्रीपोजिशन भरी है, यानी यहाँ पर बात करें तो फॉर करेक्ट हो जाएगा। यानी सही सेंटेंस इट वाज अ ग्रेट प्लेजर फॉर हिम टू हियर द स्टोरी ऑफ योर सक्सेस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक और इंग्लिश का प्रश्न दिया गया है। द किंग इन टोरेस फाइनली रीच द कास्टल जस्ट बिफोर सनसेट। तो यहाँ रिक्त स्थान में यहाँ पर जो रिस्ट की जगह पर कास्टल का जो है सही रिक्त स्थान में भरना था। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक 15 अप्रैल 1980 को राष्ट्रीयकृत नहीं हुआ था? सिंडिकेट बैंक 15 अप्रैल 1980 को राष्ट्रीयकृत नहीं हुआ था। बात करें 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, कॉरपोरेशन बैंक ऑफ आंध्रा बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक और विजया बैंक। इससे पहले 19 जुलाई 1970 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, जिनमें पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक और इंडियन बैंक जैसे शामिल थे। 1969 में उन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया जिनकी जमा राशि 50 करोड़ से अधिक था। मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में किस तत्व को एका सिलिकॉन नाम दिया था? मेंडलीव ने जर्मेनियम को एका सिलिकॉन नाम दिया था। बात करें दमित्री मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में कुछ खाली स्थान छोड़े थे। उन अज्ञात तत्वों का गुणों की भविष्यवाणी किया था जिन्होंने जिन 3 प्रमुख तत्वों के लिए जगह छोड़ा था, वे एका बोरॉन यानी बाद में स्कैंडियम, एका एल्यूमिनियम जिसे बाद में गैलियम और एका सिलिकॉन जिसे बाद में जर्मेनियम कहा गया। इन भविष्यवाणियों में उनका आवर्त सारणी की वैधता सिद्ध हुआ। एक्सक्लूसिव का एंटोनिम बताने, नहीं इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? ये अपोजिट की बात करें तो एक्सक्लूसिव हो जाएगा, यानी एक्सक्लूसिव का इंक्लूसिव हो जाएगा। चार्मिंग का एंटोनिम के विलोम पूछा गया था, चार्मिंग का रिपल्सिव करेक्ट हो जाएगा।
समय के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसे होरोलॉजी कहा जाता है। बात करें होरोलॉजी, समय मापने के विज्ञान और समय रखने वाले उपकरण जैसे घड़ी के डिजाइन और निर्माण की कला है। इसमें समय रखने के इतिहास, विभिन्न प्रकार की घड़ी की मशीनरी और समय के दार्शनिक निहितार्थों को साहित्य कई पहलू शामिल है। यह एक जटिल और विस्तृत क्षेत्र है जो इंजीनियरिंग, कला और विज्ञान को जोड़ता है। निम्नलिखित में से किस स्थान को अरब सागर की रानी के रूप में जाना जाता है? कोच्चि केरल भारत में स्थित है, जो इसे अरब सागर की रानी कहा जाता है। कोच्चि 14वीं शताब्दी से एक प्रमुख मसाला व्यापारी केंद्र और एक प्राकृतिक बंदरगाह रहा। इसका रणनीतिक स्थान और ऐतिहासिक व्यापारी महत्व के कारण इसे अरब सागर की रानी कहा जाता है, जो इसकी समृद्धि और समुद्री व्यापार में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। भारत में राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति किस वर्ष में लॉन्च किया गया था? यह नीति 2016 में लॉन्च किया गया था। इस नीति को भारत सरकार द्वारा 12 मई 2016 को मंजूरी दिया गया। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत बौद्धिक संपदा पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है। इसका टैग लाइन क्रिएटिव इंडिया, इनोवेटिव इंडिया और भारत अभिनव भारत था। इसका उद्योग और आंतरिक व्यापार और संवर्धन विभाग DPIIT इसका नोडल विभाग है। पाऊ मांडा अक्षर फल उत्सव से जुड़ा हुआ यह नाम किस त्यौहार की पूर्व संध्या पर मनाया जाता है? यह लोहड़ी त्यौहार के पूर्व संध्या पर मनाया जाता है। बात करें लोहड़ी मकर संक्रांति के पूर्व संध्या पर आमतौर पर 13 जनवरी को उत्तर भारत में मनाया जाता है। यह सर्दियों के अंत और फसल के मौसम का प्रतीक है। यह त्यौहार अक्सर अलाव जलाकर मनाया जाता है, जहां लोग अग्नि के चारों ओर इकट्ठा होकर नाचते गाते हैं और शुभकामनाएं देते हैं। वह हिंदू दर्शन क्या है जो जीवन, जन्म और पुनर्जन्म के चक्र को नियंत्रित करता है? वह जो है हिंदू दर्शन कर्म है। कर्म कारण और प्रभाव का नियम है। यह बताता है कि हमारे इस जीवन के कार्य अच्छे या बुरे हमारे भविष्य के जीवन और पुनर्जन्म की गुणवत्ता निर्धारित करते हैं। संसार जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के निरंतर चक्र है। कर्म वह शक्ति है जो आत्मा को संसार से बांधता है। हिंदू दर्शन में अंतिम लक्ष्य इस चक्र को तोड़ना और इसे मोक्ष प्राप्त करना है। किस भारतीय लेखक उपन्यास सीरियस मैन ने 2010 में हिंदू साहित्य पुरस्कार जीता है? मनु जोसेफ के उपन्यास सीरियस मैन ने 2010 में हिंदू साहित्य पुरस्कार जीता है। मनु जोसेफ एक भारतीय लेखक है। सीरियस मैन एक व्यंग्यात्मक और विचारातेजक उपन्यास है जो भारत में वर्ग, महत्वाकांक्षा और सामाजिक गतिशीलता के विषयों की पड़ताल करता है। हिंदू साहित्य पुरस्कार भारतीय लेखक को उत्कृष्ट साहित्यिक कृतियों को सम्मानित करने के लिए स्थापित किया गया है, जो मनु जोसेफ पत्रकार और स्तंभकार के रूप में भी अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं। विश्व के जिंक उत्पादन का अधिकांश भाग किस उद्योग द्वारा उपयोग किए जाते हैं? जिंक उत्पादन का अधिकांश भाग गैल्वेनाइजिंग उद्योग द्वारा उपयोग किए जाते हैं। बात करें गैल्वेनाइजिंग एक प्रक्रिया जिसमें स्टील या लोहे के जंग लगने से बचाने के लिए जिंक की एक परत चढ़ाया जाता है। जिंक की कुल वैश्विक खपत में गैल्वेनाइजिंग का सबसे बड़ा हिस्सा है, लगभग 50 से 60%। इसके अलावा जिंक का उपयोग जिंक मिश्र धातु 30 से 70%, पीतल और कांस्य से 11-17% और रसायन और फार्मास्यूटिकल 6 से 9% और अन्य अनुप्रयोग जैसे बैटरी में भी होता है। डेमोक्रेटाइज का सिनोनिम पूछा गया था। इसका बात करें तो डेमोक्रेटाइज का मेक एक्सेसिबल जो है ये इक्वलाइज ये सभी हो जाएगा। ये सभी सिनोनिम करेक्ट हो जाएगा। और बहुत लोग बोलेंगे जो यहाँ पर जो क्वेश्चन तो 25 होता है, यहाँ पर 29-30 कैसे बताया जा रहा है? तो देखिए इसमें इंग्लिश के प्रश्न भी शामिल है, इसलिए आपको ज़्यादा लग रहा होगा। जीएस के प्रश्न के साथ इसमें इंग्लिश को भी इंक्लूड है, इसलिए आपको ज़्यादा दिख रहा होगा। एन एशनल फियर ऑफ फ्लाइंग इन एन एयरक्राफ्ट के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? यानी ये जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, तो इसे एरोफोबिया कहा जाता है। यानी जो इसे हवाई उड़ने का डर जो है एरोफोबिया कहा जाता है। भारत सरकार ने अपनी नई आर्थिक नीति के हिस्से के रूप में निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन के किस वर्ष पेश किया गया था? 1991 में पेश किया गया था। 1991 में भारत को एक गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद नई आर्थिक नीति लागू किया गया। इस नीति के तहत उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण की नीति को मॉडल को अपनाया गया था। निजीकरण का उद्देश्य सरकार नियंत्रण को कम करना, निजी स्तर की भागीदारी को बढ़ाना था, ताकि अर्थव्यवस्था में दक्षता और प्रतिस्पर्धा बढ़ाया जा सके। भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना किस वर्ष में हुआ था?
इसकी स्थापना 2007 में किया गया था। यह एशिया का पहला अंतरिक्ष विश्वविद्यालय और इसका उद्घाटन 14 सितंबर 2017 को हुआ था। IIST का मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष विज्ञान, प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उच्च शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देना है, ताकि भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को मजबूत किया जा सके। नवंबर 2024 में किस प्रकार के मधुमेह के लिए आइलेट सेल थेरेपी के फेज 3 क्लिनिक ट्रायल की शुरुआत के साथ एक बड़ा महत्वपूर्ण शोध मील का पत्थर देखा गया। यह टाइप 1 डायबिटीज के लिए था। आइलेट सेल थेरेपी में अग्नाशय से स्वस्थ आइलेट कोशिकाओं को निकालकर मधुमेह रोगी में प्रत्यारोपित किया जाता है, ताकि वे इंसुलिन का उत्पादन कर सके। नवंबर 2024 में इस थेरेपी को सिम्प्लेरा CGM के साथ काम करने के लिए FDA से मंजूरी मिला, जिसे मिस्टर मिल डज जैसी जटिलताओं का पता लगाने में मदद मिला है। ओमनीसिएंट का सही स्पेलिंग क्या होगा? OMNISCIENT करेक्ट हो जाएगा। फिल्म प्लेजेंट डैश रीडिंग शेक्सपियर नोवेल में सही विकल्प के स्थान भरिए। यहाँ पर जो है सही बताना क्या हो जाएगा, तो इसका राइट हो जाएगा फील्स प्लेजेंट इन रीडिंग शेक्सपियर नोवेल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा है? समांगी मिश्रण है। नमकीन पानी एक समांगी मिश्रण है। बात करें समांगी मिश्रण वह होता है जिसमें घटक पूरी तरह से एक दूसरे में घुल जाते हैं और मिश्रण का संगठन हर जगह समान होता है। नमकीन पानी में नमक पानी में पूरी तरह से घुल जाता है और आप नमक के कणों को अलग से नहीं देख सकते थे। इसके विपरीत विसमांगी मिश्रण वह होता है जहां घटक समान रूप से वितरित नहीं होता है, जैसे पानी में रेत या तेल और पानी का मिश्रण। तो ये तीनों शिफ्ट के जो प्रश्न है सारे कंप्लीट हो गए। उम्मीद आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इन सभी का PDF पढ़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे वहाँ पर आपको एग्जाम अपडेट, क्विज, PDF सारा मिलता रहता है, जाके ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए